सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के टॉपिक को बायोफ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसको हम लोग एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में हार्ट के फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे और उसके डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन एक तरह से हमारा ओपन सर्कुलेशन होता है जो कि इंसेक्ट में होता है, और क्लोज सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में। इसमें क्लोज सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, और इसमें क्या होगा कि ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाएगा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए क्या लिखा है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट एंड ओपन सर्कुलेशन इज चैम्बर, मतलब चैम्बर से उनका सर्कुलेशन होगा। इसमें ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम होगा, ठीक, जिसमें कि फोर्स बहुत ही कम यूज़ होगा। अब इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होगा उसमें ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा, और इसमें ब्लड प्रेशर जो होगा वो बहुत ही हाई होगा। अब आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसको लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये हमारा तीन तरह का, इसमें क्या बात होगा, लिम्फ के बारे में बात होगा, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में होगा, लिम्फ नोड, टिश्यू और ऑर्गन के बारे में बात होगा। और वहीं पे हमारा ब्लड वेसल्स सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड के बारे में बात होगा, ब्लड वेसल्स के बारे में बात होगा और हार्ट के बारे में बात होगा। नाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब क्या होता है? ब्लड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका नेचर जो होता है वो एल्कलाइन होता है। पीएच जो होगा वो 7.2 से लेके 7.4 तक होगा। और ये सिंथेसिस कैसे होता है? जब क्या होता है कि फीटस के अंदर बच्चा रहता है, जो हमारा फीटस होता है वो क्या होता है कि उसमें ब्लड जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। ठीक, क्या होगा जब फीटस जो होगा उसमें ये डेवलप होगा, स्प्लीन में, लीवर में, प्लेसेंटा में ब्लड बनेगा। ओके, और ये अमाउंट होता है 5 to 6 लीटर, और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। ओके, अब हम आते हैं ब्लड कंपोजिशन में। ये हमारा दो तरह का होता है, एक ब्लड प्लाज्मा होगा और एक ब्लड सेल होगा। ब्लड प्लाज्मा जो होगा वो लिक्विड होगा और ब्लड सेल जो होगा वो हमारा सॉलिड होगा। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो 55% जो होता है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ओके, अब ये क्या होता है, इसमें वाटर जो होता है वो सबसे हाई अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि 90 to 92% पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो 3 पाया जाता है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। ओके, एल्बुमिन जो होगा इसमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। फाइब्रोजन जो होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करेगा लीवर में, एंड ग्लोबुलिन जो होगा वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। फिर न्यूट्रिशन इसमें क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, मिनरल आएगा, विटामिन्स आएगा और हार्मोन्स। ओके, अब हम आते हैं ब्लड सेल्स में। तो ये हमारा सॉलिड होता है, ये 45% जो होता है वो हमारा पाया जाता है ब्लड्स में। इसमें आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा, प्लेटलेट आएगा। ओके, आरबीसी को हम लोग इथ्रोसाइट कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को लीकोसाइट कहेंगे एंड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। अब आते हैं आरबीसी ब्लड सेल्स क्या होता है। तो आरबीसी जो है वो हमारा इथ्रोसाइट्स होता है, ये हमारा नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लिएट नहीं पाया जाता है। अब ये होगा हीमोग्लोबिन जो होगा वो आरबीसी में प्रेजेंट होगा, जो कि रेड पिगमेंट देगा। 99% जो होता है आरबीसी पाया जाता है हमारे टोटल ब्लड सेल्स में। ये 50 to 50 लाख होता है, पाया जाएगा। और ये आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन ब्लड में। इसका लाइफ स्पैन जो होगा वो 120 डेज होगा। अब आरबीसी जो होता है वो जनरेट होता है हमारे स्प्लीन में, जिसको हम लोग ग्रेवियार्ड्स कहते हैं। और ब्लड में 100 ml जो होगा वो 12 से 16 ग्राम पाया जाएगा। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स पे। तो ये हमारा कलरलेस होता है, जिसमें कि इसमें कलर नहीं पाया जाता है, ये न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक, अब ये हमारा जो होता है पोलियोमॉर्फिक सेल्स भी, इसको न्यूक्लियस में क्या होता है, पोलीमॉर्फिक सेल्स होता है। इस पोलीमॉर्फिक सेल्स को हम लोग कहते हैं जिसका शेप और साइज जो है वो हमेशा चेंज होता रहे, और ये क्या करेगा, ये इम्यूनिटी को रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका लाइफ स्पैन जो होगा वो 3 to 7 डेज के लिए होगा।
अब WBC जो होता है वो हमारा दो तरह का होगा, एक ग्रैनुलोसाइट और एक अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट जो होगा वो तीन तरह का होगा, न्यूट्रोफाइल, बेसोफाइल एंड इसिनोफाइल। न्यूट्रोफाइल जो होगा वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, जिसको कि 60 to 65% होगा, और ये फैगोसिटिक सेल होता है। बेसोफाइल एंड इसिनोफाइल जो होगा ये एलर्जी को रिस्पॉन्स करेगा। अब अग्रैनुलोसाइट जो होगा वो हमारा दो तरह का होगा, लिम्फेटिक सेल्स एंड मीजोसाइट्स। लिम्फेटिक सेल्स जो होगा वो 20 to 25% पाया जाएगा। ये टी लिम्फोसाइट इसमें पाया जाता है और बी लिम्फोसाइट को, इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब और मीसोसाइट जो होता है ये हमारा फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। अब फैगोसिटिक सेल्स जो क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि सेल्स को ही खा जाते हैं, ब्रोकन कर देते हैं। अब बताते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफाइल के बारे में हमने बात किया था, तो न्यूट्रोफाइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे WBC में, ये जैसे कि 60 to 65% पाया जाता है। ये फैगोसिटिक होता है। बेसोफाइल क्या होता है, बेसोफाइल सिक्रीट करता है हमारा हेस्पेरिन। जब हमारे बॉडी से ब्लड बाहर जाता है तो उसको क्या करता है, स्टॉप करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट कर देगा। फिर ये सिक्रीट करेगा हिस्टामाइन एंड सैक्रोटिनिन। ओके, अब जैसा कि हमने बात किया था इसिनोफाइल के बारे में और मोनोसाइट के बारे में, तो इसिनोफाइल जो होता है ये एलर्जी को रिस्पॉन्स करता है और ये पार्टिसिपेट करता है इसमें। और मोनोसाइट क्या होता है, ये लार्ज शेप का होता है, ये फैगोसिटिक सेल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लिम्फोसाइट जो होता है वो दो तरह का होता है, मैंने बताई थी आपको कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होगा ये बोन मैरो में मैच्योर होगा और ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा एंटीबॉडी को। और ये टी लिम्फोसाइट जो होगा वो मैच्योर होगा थाइमस में और ये प्रोवाइड करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या होता है, जैसे कि हमारे किसी चीज़ का मार्क लगता है, जैसे कि हमारे बॉडी से ब्लड फ्लो होता है, तो प्लेटलेट क्या करता है, उसको ब्लड क्लॉट करता है। ओके, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो जब प्लेटलेट जो होता है, जैसे कि ब्लड जब रैप्चर हो जाता है तो क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्या करेगा, प्लेटलेट जो होगा वो रिलीज़ करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम से मिलकर थ्रोम्बिन बनाएगा और थ्रोम्बिन जो होगा वो प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा। प्रोथ्रोम्बिन जो होगा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर थ्रोम्बिन जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में होगा और वो कन्वर्ट करेगा फाइब्रोजन जो होगा वो कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो होगा वो क्या करेगा, ब्लड क्या करेगा कि वो फाइबर बनाएगा, फाइबर के ऊपर जो होगा ब्लड क्लॉट कर जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है कि चार तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो पहले ब्लड में क्या होता है कि इस ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था, कार्ल लैंडर्स स्टीनर ने। और ABO सिस्टम जो होता है वो हमारे ह्यूमंस में होता है। ठीक, टाइप्स जो होता है ABO होता है। और हम लोग AB जैसे कि ब्लड को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारा ब्लड ग्रुप ये है, तो ABO ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हमारे RBC के सरफेस पे एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो उसी से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारा ये चार तरह का होता है, तो इसमें एंटीजन भी पाया जाता है और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। ठीक, तो हमारे A ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होगा वो A पाया जाएगा और एंटीबॉडी B पाया जाएगा। B ब्लड ग्रुप में एंटीजन B पाया जाएगा और एंटीबॉडी A पाया जाएगा। AB ब्लड ग्रुप में क्या होगा कि A और B एंटीजन पाया जाएगा पर हमारा एंटीबॉडी उसमें नहीं पाया जाएगा। और O ब्लड ग्रुप में क्या होगा कि उसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा और A और B एंटीबॉडी पाया जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं और आप लोग को बहुत सारा ये इसके बारे में पता होगा कि हम लोग जब ब्लड किसी से लेने जाते हैं या किसी को डोनेट करने जाते हैं या किसी से रिसीव करने जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे कि हमारा A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है और O ब्लड ग्रुप है, तो हम किस किस को डोनेट कर सकते हैं, किस किस से रिसीव कर सकते हैं। तो A ब्लड ग्रुप जो होगा वो डोनेट करेगा A को और AB को, और B ब्लड ग्रुप जो होगा वो B को डोनेट करेगा और AB को। AB ब्लड ग्रुप जो होगा वो बस AB को ही डोनेट करेगा। और O ब्लड ग्रुप जो होता है वो A को, B को, AB को और O को, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है।
पर अब इसी में देख लीजिए कि रिसेसिव मतलब रिसीव कैसे करेगा। तो ए ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो सब से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा, और ओ ब्लड ग्रुप जो होगा वो बस ओ ही से ले सकता है। इसीलिए हमारा ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत ही कम लोग में पाया जाता है। ओके, अब आप पूछेंगे कि ये RH फैक्टर क्या होता है, तो स्टूडेंट मैं बता देती हूँ कि RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर जो होता है ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड ग्रुप में। तो जैसे कि RH फैक्टर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो RH फैक्टर जो होता है वो हमारे ए बी और ओ में पॉजिटिव रहता है, और ए बी और ओ में निगेटिव भी हो सकता है। RH फैक्टर को डिस्कवर किया था रेसेस मंकी पे उन्होंने देखा था, और इसको वीनर एंड लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंट किया था रेसेस मंकी पे। ओके, तो उन्होंने देखा था कि जैसे कि RH फैक्टर जो है सॉरी स्टूडेंट, RH फैक्टर जो है RBC के सरफेस पे अगर RH पॉजिटिव आए, जैसे कि ए के सरफेस पे, जैसे कि हम लोग ब्लड लिए उसके आउटर सरफेस पे, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है उसके आउटर सरफेस पे अगर पॉजिटिव आए तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि RH पॉजिटिव है। और अगर ए के सरफेस पे निगेटिव आया, अगर RH फैक्टर नहीं आया, ए के निगेटिव पे RH निगेटिव आया, मतलब नहीं उस पर RH आया, RH फैक्टर नहीं आया, एब्सेंट हुआ, तो हमको पता चल जाएगा कि वो ए निगेटिव है। अब जैसा कि आप जानते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न डोनेट कैसे हम लोग डोनेट कर सकते हैं, किससे रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग डोनेट करते हैं किसी RH फैक्टर को, तो देखिए कैसे हम लोग डोनेट करते हैं। RH फैक्टर जो होगा, अगर किसी व्यक्ति को हम डोनेट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं, तो उसमें RH फैक्टर पॉजिटिव हुआ और जिसको हम दे रहे हैं उसमें RH फैक्टर पॉजिटिव हुआ, तो उन दोनों को हम दे सकते हैं। RH निगेटिव जैसे डोनर का हुआ, RH निगेटिव रिसेसिव का हुआ, तो उसको भी दे सकते हैं। RH डोनर का RH निगेटिव हुआ और रिसेसिव का RH पॉजिटिव हुआ, तब भी दे सकते हैं। पर अगर डोनर का जो RH है वो पॉजिटिव रहा और रिसेसिव का RH निगेटिव हुआ, तो इस टाइप में जो रिसेसिव है वो उसका डेथ हो जाएगा और उसके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड्स होंगे वो क्लॉट करने लगेंगे, जिससे कि उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। अब हम इस डिज़ीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे कौन सी डिज़ीज़ होती है। तो इस RH से क्या होता है कि इथ्रोब्लास्टोसिस फिटियासिस डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स है, जैसे कि फादर का RH पॉजिटिव है और मदर का RH निगेटिव है, तो मैंने बताया था कि जिसका RH पॉजिटिव जो डोनर दे रहा है उसका RH पॉजिटिव और जिसका जो ले रहा है उसका RH निगेटिव हुआ, तो इसमें डेथ हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें बता रही हूँ कि RH पॉजिटिव फादर का हुआ, RH निगेटिव मदर का हुआ। इनसे क्या हुआ कि फर्स्ट बेबी हुआ जिसका RH पॉजिटिव हुआ। फिर क्या होता है कि ये जब फीटस के थ्रू जो हमारा प्लेसेंटा होता है उसके अंदर जब फर्स्ट बेबी में क्या होगा कि RH पॉजिटिव वो बच्चा हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होता है कि जो मदर के अंदर जो AGG होती है एंटीबॉडी, तो वो क्या होती है कि कुछ RH पॉजिटिव का जो इसमें होता है वो इसमें चला जाता है। तो जब ये फादर और मदर फिर से सेकंड बेबी करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वही RH पॉजिटिव जो होता है वो मदर के थ्रू मतलब बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि बच्चे की डेथ हो जाती है। और क्योंकि वो क्या करता है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है RH पॉजिटिव को। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक रोगम का इंजेक्शन लगता है। तो रोगम का इंजेक्शन तब लगेगा जब मदर फर्स्ट बेबी डिलीवर कर दी, उसके 12 दिन बाद लगता है ये इंजेक्शन लगेगा। उसमें क्या होगा कि ये इंजेक्शन लग जाएगा रोगम का, तो बच्चा जो है वो डेथ नहीं करेगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।